देखो, कल हम अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को देखना चालू किया था। और इस अधिनियम में हमने कुछ बेसिक बातें देखी थी इसकी, और बताया था कि 5 अध्याय और 23 धाराएं हैं। इन 5 अध्याय और 23 धाराओं में से हम अध्याय 1 अध्याय 2 देख लिए थे, जिसके अंतर्गत धारा 9 तक का हमारा कंप्लीट हो गया था। अब इसमें आगे हम अध्याय 3 पर आते हैं। और अध्याय 3 क्या है? निष्कासन। अध्याय 3 निष्कासन। नाम ही अध्याय 3 का निष्कासन मतलब बाहर निकालना या रोकना किसी व्यक्ति को। तो देखो, इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत सबसे पहले है धारा 10। धारा 10। अब देखो, धारा 10 व्यक्ति के निष्कासन की बात करती है। धारा 10 कहती है कि ऐसे व्यक्ति को हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना हो। ऐसे व्यक्ति को हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना हो। ऐसे व्यक्ति को हटाया जाना जिसके द्वारा, या संभावित अपराधी को अनुसूचित क्षेत्रों से हटाना। अब देखो, अपराध उसने अभी किया नहीं है, लेकिन प्रशासन को लग रहा है कि ये व्यक्ति संभावित क्षेत्र में अपराध कर सकता है। और देखो, ये संभावित क्षेत्र जिसको हम अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं, ये संविधान का आर्टिकल 244 के तहत घोषित जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके बारे में ये बात की जा रही है। शेड्यूल्ड एरिया के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपराध कर सकता है, अपराध करने की संभावना है, तो इस अधिनियम के तहत उसको बाहर निकाला जाएगा। उस अब देखो, इसमें आर्टिकल 244। दूसरी बात क्या है कि ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम की अभी धारा आएगी 21। धारा 21। और इस धारा 21 के अंतर्गत जो विशेष न्यायालय है वो ये आदेश देगा कि एक व्यक्ति को वहां से हटाया जाए, और ये हटाने की अवधि अधिकतम 3 वर्ष तक हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। 3 वर्ष तक की हो सकती है। तो देखो, धारा 10 में कुछ नहीं, आपको इतना याद रखना है कि कोई किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है तो विशेष न्यायालय उस व्यक्ति को उस क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र से हटा सकती है, अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए उसको उस क्षेत्र से दूर रहने का आदेश दे सकती है। ठीक है ना? हालांकि उस व्यक्ति को अपील करने का अधिकार रहता है, लेकिन अब वो अपने क्या काम का, अपन को तो याद रखना धारा 10 में जो लिखा है वो अपन ने देख लिया। अब जब उस व्यक्ति को वहां से हटाया गया है तो अब धारा 11 उसी के आगे की बात करती है। धारा व्यक्ति क्या कहती है कि यदि किसी व्यक्ति को विशेष न्यायालय ने आदेश दिया है कि तुम उस क्षेत्र से हट जाओ, और वह व्यक्ति उस क्षेत्र से नहीं हटता, या एक बार हटने के बाद एक निश्चित अवधि को पूरा किए बिना, जैसे उसको मान लो 6 महीने के लिए हटाया गया था और वो हट जाता है और 1 महीने बाद पुनः वापस आ जाता है, तो उसके लिए क्या होगा? धारा 11 बताती है। मतलब व्यक्ति द्वारा क्षेत्र से ना हटना, व्यक्ति द्वारा क्षेत्र से ना हटना, या पुनः प्रवेश, पुनः प्रवेश की दशा में प्रावधान, या पुनः प्रवेश की दशा में प्रावधान। ठीक है? व्यक्ति को विशेष न्यायालय ने आदेश दिया, वो नहीं हटा, या एक बार हटने के बाद
जल्दी वापस आ गया, उसको जितने समय दूर रहने के लिए कहा था वो नहीं रहा और वापस आ जाता है। तो देखो इस स्थिति में विशेष न्यायालय को ये अधिकार, यहां पे भी देखो विशेष न्यायालय की मंजूरी से होगा सब कुछ। विशेष न्यायालय को ये अधिकार है कि उस व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में हटाए, गिरफ्तार करवा के पुलिस अभिरक्षा में उसको हटवाएगी वहां से, या उसको जेल भी भेज सकती है। ठीक है। तो धारा 10 में यदि वो व्यक्ति नहीं हटता है तो न्यायालय उसको पुलिस अभिरक्षा में पुलिस फोर्स भेज के उसको उस क्षेत्र से हटवाएगी, जेल भी भेज सकती है, जैसा वो ठीक सोचे। अब धारा 10 धारा 11 दोनों व्यक्ति को हटाने की बात कह रहे हैं। अब धारा 12 इसी चीज को आगे बढ़ाती है। धारा 12 ये कहती है कि जिन व्यक्तियों को ऐसा आदेश दिया गया है कि वो अनुसूचित क्षेत्र में इतने समय तक प्रवेश ना करें, या कोई व्यक्ति जबरन प्रवेश कर जाता है और उसको पुलिस अभिरक्षा में हटाया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों की माप और फोटो लेने का अधिकार पुलिस के पास है। व्यक्ति की व्यक्ति का माप और फोटो लेना मतलब यदि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 10 के तहत कार्रवाई की गई है, कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 10 के तहत कार्रवाई की गई है, उस व्यक्ति को अपना माप और फोटो पुलिस को सौंपना पड़ेगा, मतलब फिंगरप्रिंट, फोटो का नेगेटिव, वो सब चीजें। तो ये पुलिस का अधिकार है, या जो अपराधी है उसकी ड्यूटी है कि वो सौंपेगा। 11 12 धारा 13 इसी चीज को आगे बढ़ाती है। धारा 13 धारा 13 क्या कहती है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 10 के आदेश का अनुपालन नहीं करेगा तो भी उसे दंड का प्रावधान होगा। धारा 13 क्या कहती है? धारा 10 के अनुपालन के लिए धारा 10 के अधीन आदेश के अनुपालन के लिए शास्ति। धारा 10 के अधीन अनुपालन के लिए, आदेश के अनुपालन के लिए शास्ति, मतलब सीधी सी बात ये कह रहे हैं कि धारा 10 के उल्लंघन पर क्या दंड दिया जाएगा। तो देखो यहां पर लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 10 के अधीन जो विशेष न्यायालय ने आदेश पारित किया है और उस आदेश का यदि उल्लंघन करेगा तो उसको कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष होगी, कारावास 1 वर्ष, और जुर्माने से वो दंडनीय होगा। ठीक है। तो देखो ये जो अध्याय 3 है निष्कासन की बात करता है, इसमें धारा 10 11 12 13 तीन धाराएं हैं। धारा 10 में सीधी सी बात क्या लिखी है कि संबंधित व्यक्ति को उस क्षेत्र से हटाना जो अपराध किए जाने की इसकी संभावना दिखाई दे रही है, विशेष न्यायालय आदेश द्वारा उसको हटा सकता है, कितने अधिकतम 3 वर्ष के लिए हटा सकता है। फिर धारा 11 क्या कह रही है कि यदि वो व्यक्ति संभावित क्षेत्र से नहीं हटता है या पुनः प्रवेश कर जाता है तो उस स्थिति में उसको पुलिस अभिरक्षा में हटाया जाएगा। धारा 12 कहती है कि जो व्यक्ति को धारा 10 के तहत कार्रवाई की गई है उसको फोटो और माप पुलिस को देना पड़ेगा। हालांकि जब वो उसका केस सुलझ जाएगा और वो छूटेगा तो वो वापस पुलिस उसको उसके फोटो माप सब सौंप देगी या नष्ट करेगी, जो भी करेगी। फिर धारा 13 क्या कह रही है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 10 के अधीन की आदेश के अनुपालन में असफल रहता है या उस आदेश का उल्लंघन करता है, वही कह रहे हैं ना जो धारा 11 में कहा गया कि वो वापस आ जाता है या नहीं हटता है, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को 1 वर्ष तक के कारावास तक की सजा हो सकती है। ठीक है। तो देखो ये धारा 3 निष्कासन की बात है, और निष्कासन मतलब कोई संभावित अपराधी को संबंधित क्षेत्र से बाहर
हटाना, उस क्षेत्र से उसको बाहर करना। धारा 3 अध्याय 3 में हमारे लिए इतना ही है। फिर है अध्याय 4, और अध्याय 4 विशेष न्यायालय की बात करता है। विशेष न्यायालय, अध्याय 4 विशेष न्यायालय। अब देखो विशेष न्यायालय के लिए धारा 14 याद रखना आप, धारा 14। और देखो धारा 14 में आपको विशेष न्यायालय के साथ साथ अनन्य विशेष न्यायालय भी, मतलब यहाँ पे आपको दो टाइप के न्यायालय दिखाई देंगे, एक विशेष न्यायालय, विशेष न्यायालय, और एक है अनन्य विशेष न्यायालय। अनन्य विशेष न्यायालय, अनन्य विशेष न्यायालय, ठीक है। अब देखो ये दो न्यायालय आपको धारा 14 में, उपधारा 1 2 से अपन को मतलब इतना याद रखो, धारा 14 में विशेष न्यायालय और धारा 14 में ही अनन्य विशेष न्यायालय की बात की गई है। अब देखो नाम से स्पष्ट है, विशेष न्यायालय है मतलब ऐसे न्यायालय हैं जो केवल इस अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित जो अत्याचार हो रहे हैं और जिनमें एफआईआर इस अधिनियम के तहत की गई है, वो सारे केसों की सुनवाई केवल इन्हीं स्पेशल कोर्ट में और इन्हीं एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट में की जाएगी। उनकी इस अधिनियम के तहत दर्ज अपराध की जो सुनवाई है वो साधारण न्यायालय नहीं बल्कि इसी इन्हीं दो न्यायालय में की जाएगी। अब देखो ये दो न्यायालय अलग अलग क्या है, अलग अलग कुछ नहीं है, तो स्पेशल कोर्ट ही जो केवल एससी एसटी से संबंधित केस की सुनवाई ही करेंगे और किसी केस की सुनवाई नहीं करेंगे। बस इसमें अंतर क्या है कि ये जो अनन्य विशेष न्यायालय है ये दरअसल क्या है, एक अलग से स्थापित कोर्ट है, मतलब एक नया कोर्ट ही एक अलग न्यायालय स्थापित किया सरकार ने जो केवल एससी एसटी के मामलों की सुनवाई करेगा। और जो विशेष न्यायालय है, ये विशेष न्यायालय तो क्या है, जो हमारा चालू कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, उसी को सरकार ने विशेष न्यायालय की रूप में घोषित कर दिया है। मतलब जो हमारा सामान्य कोर्ट चल रहा है, सेशन कोर्ट, इसी को सरकार ने क्या बोल दिया, बोर्ड बदल के बोल दिया आज से तुम स्पेशल न्यायालय, और यहाँ पे इसमें अलग न्यायालय की स्थापना की जा रही है। बस इतना अंतर है दोनों में, ये पहले से स्टेब्लिश न्यायालय को दर्जा दिया जा रहा है और यहाँ पर नया न्यायालय ही बनाया जा रहा है, इसलिए इसको देखो अनन्य विशेष न्यायालय कह रहे हैं, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट। दूसरी बात इसमें ये याद रखना है कि ये दोनों न्यायालय कौन स्थापित करेगा, राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा, राज्य सरकार, दोनों कोर्ट की स्थापना राज्य सरकार करेगी। और राज्य सरकार अपनी मर्जी से नहीं करेगी, राज्य सरकार के लिए जरूरी है कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से ही करेगी, मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, मुख्य न्यायाधीश की सहमति से स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो जो धारा 14 है वो स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की स्थापना करती है। अब देखो इन कोर्टों के बारे में दो तीन फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है कि धारा 14 स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की स्थापना की बात करती है। ये जो न्यायालय होंगे, इन न्यायालयों को स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार होगा, स्वतः संज्ञान ले सकेंगे। ठीक है, अपनी मर्जी से कोई भी इस अधिनियम के तहत जो अपराध दर्ज किया गया है या अपराध हो रहे हैं उस मामले में स्वतः संज्ञान ले सकेंगे। ठीक है, दूसरी इसमें जो बड़ी बात की गई है कि इन न्यायालयों में 2 माह के भीतर प्रकरण का निपटारा होगा, 2 माह के भीतर प्रकरण का निपटारा हो जाएगा।
2 माह के भीतर न्यायालय के द्वारा इसका निपटारा हो जाएगा। ठीक, इतनी बात है आपको, बस और कुछ नहीं। तो ये न्यायालयों के बारे में इतना आपको याद रखना है। अब देखो, इसी 14 में क्या है, इन न्यायालयों के विरुद्ध अपील की बात की गई है। इसी जो आपका धारा 14 है, उसी में इन्हीं न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध अपील की बात की गई है कि यदि किसी व्यक्ति को इस न्यायालय के द्वारा सजा हो जाती है, या उसने जमानत के लिए अर्जी दी और ये जमानत को नामंजूर कर देते हैं, या ये अधिनियम किसी को सजा देते हैं, उस स्थिति में हाई कोर्ट में अपील की बात की गई है। इन दोनों मामलों में अपील कहां होगी? केवल हाई कोर्ट में होगी। जिला न्यायालय या अन्य कोई न्यायालय इस इस अधिनियम के आदेशों के विरुद्ध अपील को स्वीकार नहीं कर सकते। अपील उच्च न्यायालय में होगी। और इसके लिए भी नियम बनाया गया है कि ये अपील अधिकतम 90 दिन के भीतर हो जानी चाहिए। 90 दिन के भीतर हो जानी चाहिए, मतलब स्पेशल कोर्ट ने किसी व्यक्ति को आदेश दिया, उस आदेश के, यदि वो व्यक्ति उस आदेश से संतुष्ट नहीं, तो उस आदेश के 90 दिन के भीतर भीतर हाई कोर्ट में अपील हो जानी चाहिए। यदि 90 दिन के भीतर नहीं कर पाओगे तो फिर हाई कोर्ट भी उस अपील को स्वीकार नहीं करेगा। कुछ मामलों में यदि हाई कोर्ट ये समझ जाता है, आप हाई कोर्ट को ये समझाने में सफल रहते हो कि हमारे पास 90 दिन में अपील नहीं करने का कोई ठोस कारण है, तो उस स्थिति में यह अपील 180 दिन तक भी स्वीकार की जाएगी। 180 दिन की अवधि, लेकिन इसके बाद तो किसी भी स्थिति में अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। ठीक है ना। और ये भी देखो रेयर है, हाई कोर्ट को समझाना पड़ेगा, यदि कोर्ट कन्विंस हो जाता है तब अपील स्वीकार की जाएगी, नहीं तो नियम तो 90 दिन का है। तो आप 90 दिन का याद रखना कि 90 दिन के भीतर अपील स्वीकार की जा सकती है। और एक बात है कि हाई कोर्ट इन मामलों में अधिकतम 3 माह की भीतर के अंदर निर्णय देगा। 3 माह के भीतर निर्णय देगा। ठीक है, मतलब पुलिस के पास भी टाइम लिमिट तय की गई है कि इतने दिन में उनको चार्जशीट फाइल करनी है। स्पेशल कोर्ट में फाइल होगी, आरोप पत्र फाइल होगा, और फिर जो स्पेशल कोर्ट होंगे उनको भी बाउंड किया गया है कि भाई आपको 2 माह के भीतर निर्णय देना ही है। फिर 2 माह के भीतर निर्णय होगा, उसके विरुद्ध अपील भी देखो 90 दिन के अंदर होगी। 90 दिन के अंदर अपील होगी, और जिस दिन अपील होगी हाईकोर्ट पर भी दबाव है कि 3 महीने के भीतर उसको न्याय देना। मतलब देखो एक स्पीडी जस्टिस के लिए ये सारी व्यवस्था की गई है। तो देखो 14 के अंतर्गत हमको इतनी बात याद रखनी है। आर्टिकल धारा हमारा 14 जो स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की बात करता है, उसके बारे में इतनी सारी बातें हैं। अब जब स्पेशल कोर्ट है तो स्वाभाविक सी बात है कि उस कोर्ट में काम करने के लिए विशेष लोक अभियोजक भी होना चाहिए। धारा 15 क्या कहती है? विशेष लोक अभियोजक या अनन्य विशेष लोक अभियोजक, अनन्य विशेष लोक अभियोजक। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब कोर्ट बनाया गया है तो उस कोर्ट में इन केसों को लड़ने के लिए वकील की नियुक्ति करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी बोला गया है कि धारा 15 के तहत राज्य सरकार का कर्तव्य है कि इन स्पेशल कोर्ट में SC ST से संबंधित अपराधों की पैरवी के लिए विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी। और इसमें क्या बोला गया है कि ये जो दोनों वकील रहेंगे, इन उनको नियुक्त किया जाएगा जिनको 7 वर्ष का अनुभव है। ऐसे किसी भी वकील को
सरकार नियुक्त कर सकती है। बस इतना ही आपको याद रखना है कि 7 वर्ष तक के रूप में, उस 7 वर्ष तक उसने अधिवक्ता के रूप में काम किया हो, उसको 7 वर्ष तक का काम करने का अनुभव हो, तो उसको स्पेशल वकील, स्पेशल एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो धारा 14, 15, धारा 14 स्पेशल अनन्य स्पेशल कोर्ट है, धारा 15 विशेष लोक अभियोजक है। अब इसी अध्याय 4 का भाग ए, मतलब ये अलग से है, अध्याय 4 भाग का, अध्याय 4 भाग का या आर्टिकल 15 का, पीड़ित और साक्षी के अधिकार, पीड़ित व साक्षी के अधिकार, पीड़ित व साक्षी के अधिकार। अब देखो इसमें अधिकारों की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दी है इस अधिनियम के तहत, कि जो व्यक्ति इस अधिनियम के तहत पीड़ित होगा या कोई व्यक्ति इस अधिनियम में गवाह के रूप में, साक्षी के रूप में अपना बयान दर्ज कराएगा, तो अब उसके बहुत सारे अधिकार इस अधिनियम में बताए गए हैं। बहुत सारे अधिकार क्या बताए गए हैं कि देखो, स्वाभाविक सी बात है कि पीड़ित और साक्षी की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होगी, उनके साथ किसी प्रकार की कोई गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए, मानवीय गरिमा के साथ उनके साथ व्यवहार होना चाहिए। न्यायालय की जो कार्रवाई हो रही है उनको समय समय पर उनकी जानकारी होनी चाहिए, उनको सूचना का अधिकार होगा कि अपने मामले की वो जानकारी ले सकते हैं। फिर वो उन व्यक्तियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, व्यक्तियों को पूर्ण संरक्षण जब तक केस चलेगा, और केस के दौरान जो भी उनको आना जाना होगा, तो यात्रा भत्ता, भरण पोषण व्यय और उनका पुनर्वास, ये सब कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मतलब ये पीड़ित व साक्षी के अधिकार हैं, कानून ने उनको दिए, कानूनी अधिकार है। यदि उनने मामला दर्ज किया है तो अब आने जाने का भत्ता, उनका भरण पोषण, आने जाने में जो पैसा खर्च हो रहा है, और यदि उनको पुनर्वास की जरूरत है तो ये सारी व्यवस्था कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी, और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, और ये पीड़ित और साक्षी के अधिकार हैं। ठीक है ना, बहुत लंबे अधिकार हैं, कोई अपने काम के नहीं है, बस ये समझ जाओ कि क्या अधिकार दिए हैं, सारे अधिकार इसके तहत दिए गए हैं। चिकित्सा, और जो भी जब तक केस चल रहा है उस दौरान जो भी जरूरत होगी वो प्रशासन इन पीड़ित और साक्षी के लिए उपलब्ध कराएगी। तो भाग 4 का 15A, भाग अध्याय 4 में केवल इतनी ही बात है। अब है भाग 5, प्रकीर्ण। भाग 5 प्रकीर्ण, ठीक है ना, अंतिम है हमारा अध्याय, सॉरी भाग नहीं, अध्याय 5 प्रकीर्ण। अध्याय 5 प्रकीर्ण, अध्याय 5 की धारा 16, धारा 16 क्या कह रही है? राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति, राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति, सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति। देखो ये इसमें अधिनियम में ये याद रखना कि कौन सा अधिकार विशेष न्यायालय को दिया गया है और कौन से अधिकार राज्य सरकार को दिए गए हैं। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन धारा के साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसका काम है। अब देखो
इसमें क्या बोला गया है कि सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूलने के संबंध में जो अधिकार है या जो शक्ति है वो किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। लेकिन इस अधिनियम में, इस धारा 16 में जो महत्वपूर्ण बात लिखी गई है कि ये जो सामूहिक जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा, दरअसल क्या है ये? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 10, धारा मतलब याद रखने से मतलब नहीं है, इस अधिनियम में ये देखो, ये 1955 का अधिनियम, इस अधिनियम में, इस अधिनियम की धारा 10 सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने का व्यवस्था करती है। तो ये जो 1989 में जो एक्ट किया है, इसमें जो सामूहिक जुर्माना अधिरोपित है, तो उसमें लिखा है कि जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में है उसमें जो सामूहिक जुर्माना वही की वही यहाँ पे लागू होगा। तो याद रखना कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम से धारा 16 में सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, ये धारा 16 हो गई। फिर धारा 17, और धारा 17 क्या है? विधि एवं विधायी तंत्र द्वारा निवारक कार्रवाई, मतलब वही विधि और व्यवस्था द्वारा, विधि और विधायी तंत्र द्वारा निवारक कार्रवाई, कार्यवाही। अब देखो, निवारक कार्रवाई के संदर्भ में क्या बोला है धारा 17 के अंतर्गत? धारा 17 क्या कह रही है? जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी, और पुलिस अधिकारी के कोष्टक में लिख लेना डीएसपी, उप पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक। धारा 17 ये अधिकार देती है, किनको अधिकार देती है, या ये इनकी ड्यूटी बताई गई है? जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस में डीएसपी स्तर के अधिकारी की ये जिम्मेदारी है कि यदि इनको लगता है, इनको कहीं से सूचना मिलती है, इत्तला प्राप्त होती है, इनको कंफर्म होता है कि कोई व्यक्ति जो एससी एसटी के समुदाय के नहीं है, एससी एसटी समुदाय के नहीं है, वे किसी ऐसे क्षेत्र में अपराध कर सकते हैं जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या है, मतलब जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित है वहां पर इनके द्वारा अत्याचार किए जाने की संभावना है, ये लोग बार बार आते जाते हैं और ऐसा लग रहा है कि ये कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, तो इनको ये अधिकार दिया गया है कि ये इनको निवारक कार्रवाई कर सकते हैं, निवारक कार्रवाई कर सकते हो। निवारक कार्रवाई में क्या करेंगे? किसी क्षेत्र को अत्याचार क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, अत्याचार क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, अत्याचार क्षेत्र घोषित कर देंगे, उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई करेंगे, धारा 144 लगा सकते हैं, व्यक्तियों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, जो भी है इनको यह अधिकार दिया गया है कि ये अत्याचार। तो क्वेश्चन यही आएगा कि किस अधिनियम, मतलब अधिनियम की किस धारा के तहत अत्याचार क्षेत्र घोषित किया जा सकता है? तो धारा 17 के अंतर्गत अत्याचार क्षेत्र घोषित किया जा सकता है, और ये अत्याचार क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस में डीएसपी स्तर के अधिकारी को ही अत्याचार क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है।
ठीक है। फिर है धारा 16 हो गई, 17 हो गई, 18। ये जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, एसडीएम, कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोई है, तहसीलदार, तो उन सबको ये अधिकार दिया गया है। धारा 18। अब देखो धारा 18 में तो पहले ही बता चुका है कि अग्रिम जमानत के प्रावधान इस अधिनियम में लागू नहीं होंगे, तो ये बात धारा 18 में लिखी। धारा 18 में क्या लिखा है कि अधिनियम के अधीन अपराधियों पर आईपीसी की धारा 438 का लागू ना होना। अधिनियम के अधीन अपराधियों पर संहिता की धारा 438 का लागू ना होना। 438 का लागू ना होना मतलब अग्रिम जमानत का इसमें प्रावधान नहीं है। अग्रिम जमानत संहिता मतलब आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड की धारा 438 इसमें लागू नहीं होती। इंडियन पिनल कोड की धारा 438 क्या है, अग्रिम जमानत का प्रावधान देती है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी मामले में गिरफ्तार होने की आशंका है तो वह न्यायालय की शरण में जाके अग्रिम जमानत लेके आ सकता है। लेकिन इस अधिनियम के ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे ऊपर एससी एसटी के तहत केस दर्ज होने वाला तो मुझे अग्रिम, इसमें प्रावधान ही नहीं है। आपको गिरफ्तारी होगी ही, उससे आप नहीं बच सकते हो। गिरफ्तार होने के बाद ही आपको जमानत की व्यवस्था करानी पड़ेगी। ठीक है, तो अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है। ठीक है, फिर है धारा 19। ये भी इसी टाइप का कुछ प्रावधान करती है धारा 19। धारा 19 क्या बोलती है कि दोषी व्यक्तियों पर आईपीसी की धारा मतलब वही अधिनियम के अधीन अपराधियों पर आईपीसी की धारा, कौन सी धारा, 360, आईपीसी की धारा, संहिता की धारा 360, संहिता की धारा 360 के उपबंध और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के उपबंध 18 वर्ष से अधिक के व्यक्ति पर, 18 वर्ष से अधिक के व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे, लागू नहीं होंगे। समझ रहे ना, आईपीसी की धारा 360 के प्रावधान और परिवीक्षा, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधान, यदि किसी व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर का है और एससी एसटी एक्ट के तहत उस पर मामला दर्ज हुआ तो ये दोनों लागू नहीं होंगे। हाँ, लेकिन यदि अपराधी 18 वर्ष से कम का है तो ये प्रावधान उस व्यक्ति पर लागू होंगे। ठीक है ना, तो ये 18 वर्ष का याद रखना कि 18 वर्ष से नीचे का होगा तो लागू होंगे और 18 वर्ष से अधिक का है तो लागू नहीं होंगे। तो धारा 18, धारा 19। फिर है धारा 20। धारा 20 क्या कहती है, अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोपित, अध्यारोही होना। अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना। अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना मतलब कि इस अधिनियम के प्रावधान अन्य किसी विधि, रूढ़ि और ऐसे कानून जो इसके विपरीत हों,
मतलब यदि कोई दूसरा कानून है भारत सरकार का, कोई ऐसी प्रथा है, कोई ऐसी रूढ़ी है, कोई ऐसा नियम है जो इस अधिनियम से मतलब दोनों में टकराव हो रहा है, तो इस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। वो सारे नल एंड वाइड, ये इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इन सबको खारिज करते हुए सुपरसीड करेंगे इस अधिनियम के प्रावधान। ये बात इस अधिनियम की धारा 20 में पहले लिख दी गई है। फिर धारा 21, धारा 21, धारा 21 में है कि अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। राज्य सरकार का कर्तव्य है। अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें फिर बहुत लंबी लिस्ट है राज्य सरकार के कर्तव्यों के संदर्भ में। राज्य सरकार क्या क्या करेगी इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए। अब देखो, राज्य सरकार पीड़ित व्यक्ति, कोई व्यक्ति पीड़ित है, उसने पुलिस में एफआईआर कराया, तो अभी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को न्याय दिलाए। वकील कराना, उसको भरण पोषण देना, यात्रा का भत्ता देना, उसको संरक्षण देना, उसका पुनर्वास करना, उसके यदि संपत्ति की हानि हुई है तो उसको मुआवजा देना। इसमें 75,000 से 8.5 लाख रुपए तक का मुआवजा राज्य सरकार दे सकती है। तो मतलब ऐसा है ना कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को न्याय उपलब्ध कराएगी। जो भी मदद हो सकती है, विधिक सहायता से लेकर आर्थिक, सामाजिक, हर स्तर पर उस व्यक्ति को मदद करेगी। उसका पुनर्वास कराने तक की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की है। ठीक है। और राज्य सरकार क्या क्या करी है, हर वर्ष संसद में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी कि राज्य सरकारों ने इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए क्या किया, ये रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत होगी। तो देखो, धारा 21 ये बात करती है। अब धारा 22, सद्भावना पूर्वक कार्रवाई। धारा 22, सद्भावना पूर्वक कार्यवाही के लिए संरक्षण। सद्भावना पूर्वक कार्रवाई के लिए संरक्षण, वही सरकारी कर्मचारियों को इस अधिनियम के तहत जब वो कार्रवाई करेगा तो उसको संरक्षण दिया जाएगा। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कि माना जाएगा कि उसने जो कार्रवाई करी है वो कैसी है? सद्भावना पूर्वक की गई। तो ये किसको दिया गया है? ये राज्य सरकार के अधिकारी, प्राधिकरण या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम में जांच कर रहा है, उसको सद्भावना पूर्वक कार्रवाई के लिए संरक्षण दिया गया है। फिर है धारा 23, और धारा 23 क्या है? नियम बनाने की शक्ति। नियम बनाने की शक्ति, और नियम बनाने की शक्ति किसकी है? केंद्र सरकार की। देखो, पहले बताया ये केंद्रीय अधिनियम है, राज्य सरकार को कोई सारी जिम्मेदारी दी गई, तुम ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, ऐसा करोगे। लेकिन जहां नियम बनाने की बात आ रही, तो नियम कौन बनाएगा? इस अधिनियम से संबंधित केंद्र सरकार बनाएगी। और केंद्र सरकार नियम बनाने के बाद उनको संसद के दोनों पटलों पे रखेगी, और 30 दिन के भीतर उनको पास होगा। पास होना अनिवार्य है, पास होंगे तो वो नियम लागू हो जाएंगे, नहीं तो खारिज हो जाएंगे। ठीक है। तो देखो, ये धारा 23 हो गई, तो हमारा SC/ST एक्ट कंप्लीट होता है। तो देखो, हमने दो एक्ट पढ़ लिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और ये SC/ST एक्ट। अब इसमें हमारा बसता है पैसा एक्ट और गो संवर्धन वाला। ठीक है ना। तो पहले अपन देख लेंगे दोनों।
देखते हैं कल, यदि हो सके तो कल ही करेंगे पैसा एक्ट, या फिर गौ संवर्धन वाला एक्ट। दो और बचे हैं, दोनों को और करेंगे, तो इसको कल करेंगे।